नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने भारत की कहानी ही बदल दी। 1857 का विद्रोह। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट से ही ली गई है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो मुख्य बातें हैं, जो इसके नतीजे हैं, वो आपके सामने रखें। इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ क्यों और इसका मतलब क्या था। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था जैसा शुरू में कहा गया। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाती थी। हाँ। हम यही देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें एक बड़ी आग बन गई और क्यों इसे भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत माना जाता है। हमारा काम यही है कि इस स्रोत के जो तथ्य हैं उनका मतलब समझें। तो ठीक है, शुरू करते हैं कि माहौल क्या था उस वक्त। 19वीं सदी का मध्य, भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। लेकिन लोगों में गुस्सा था, बेचैनी थी। क्यों? हाँ, ये समझ का जरूरी है। देखिए, कई वजहें थीं। टैक्स बहुत ज्यादा थे, जमीन को लेकर ऐसी नीतियां थी कि किसानों की, जमींदारों की जमीनें जा रही थी। अच्छा। फिर वो नस्ल वाला भेदभाव तो था ही, भारतीयों को कम समझा जाता था और जो हमारे छोटे मोटे उद्योग थे वो अंग्रेजी माल के चक्कर में खत्म हो रहे थे। तो इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी हालत बना दी थी कि लाखों लोग परेशान थे, गुस्से में थे। बस एक चिंगारी चाहिए थी। और वो चिंगारी थी एनफील्ड राइफल, वो कारतूस वाली बात। हाँ बिल्कुल, और इस पे हमारी सामग्री में काफी जोर है। बात ये थी कि ये जो नई राइफलें आई थी एनफील्ड, उनके कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। हाँ। और अफवाह ये फैली, जो शायद सिर्फ अफवाह नहीं थी, कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अच्छा। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो दोनों के लिए ही है। हाँ, दोनों के लिए ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। लोगों ने इसे एक सोची समझी चाल माना। और यहीं पर नाम आता है मंगल पांडे का। स्रोत उन्हें पहली कड़ी बताता है। जी हाँ। मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। सिपाही मंगल पांडे ने साफ मना कर दिया कि वो ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने हमला भी किया। हाँ, बात बढ़ी और उन्होंने अपने अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी ये जो बगावत थी, उनकी शहादत, वो एक प्रतीक बन गई। उसने दूसरे सिपाहियों के मन में जो गुस्सा था उसे बाहर आने का एक रास्ता दे दिया। तो मंगल पांडे के बाद मामला और बढ़ गया होगा। ये आग फैली कैसे फिर? हाँ, चिंगारी तो लगी चुकी थी। फिर करीब 2 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में। वहां सिपाहियों ने खुलकर बगावत कर दी। मेरठ में? जी। अपने अंग्रेज अफसरों को मारा, हथियार लूटे, जेल से अपने साथियों को छुड़ाया और फिर उन्होंने एक फैसला किया दिल्ली चलने का। दिल्ली चलो, ये तो बड़ा कदम था। दिल्ली पहुंचकर क्या किया उन्होंने? ये एक बहुत कह सकते हैं अहम मोड़ था। दिल्ली पहुंचे, शहर पर कब्जा किया और वहां जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे और नाम के ही बादशाह थे, हाँ हाँ, उन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया, विद्रोह का नेता बना दिया। अब देखिए, जफर के पास असली ताकत तो थी नहीं, वो तो बस नाम के थे। बिल्कुल, लेकिन यह कदम प्रतीकात्मक था। इसने विद्रोह को एक चेहरा दिया, एक तरह की लेजिटिमेसी, वैधता देने की कोशिश की कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं, ये बादशाह के झंडे तले अंग्रेजों को हटाने की लड़ाई है। ये दिलचस्प है कि एक प्रतीक के जरिए इसे एक दिशा देने की कोशिश हुई। पर क्या ये आग सिर्फ मेरठ और दिल्ली तक ही रही? नहीं, यहीं से तो ये और फैली, इसका असली रूप सामने आया। जैसे ही दिल्ली पर कब्जे की खबर पहुंची, ये आग तेजी से उत्तर और मध्य भारत में फैली। कहाँ कहाँ? कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, बिहार में आरा, ये सब बड़े केंद्र बन गए विद्रोह के। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी। अच्छा। इसमें वो राजा नवाब भी शामिल हुए जो अंग्रेजों से नाराज थे, जमींदार जिनकी जमीनें गई थीं, किसान जो लगान से परेशान थे, कारीगर जो बेरोजगार हो गए थे, आम लोग भी बड़ी तादाद में जुड़ गए। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। हाँ, इसीलिए इसे एक राष्ट्रीय चरित्र का विद्रोह कहा जाता है, जैसा हमारी सामग्री भी कहती है। और जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो नायक भी सामने आते हैं। स्रोत किन खास लोगों का जिक्र करता है? हाँ बिल्कुल, और ये नाम आज भी हम सब जानते हैं, प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले तो जिक्र है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, शायद सबसे मशहूर। हाँ, उनकी कहानी तो सब जानते हैं। अंग्रेजों की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति थी, गोद लिए बेटे को राजा नहीं मानेंगे, और झांसी को हड़पना चाहते थे। हाँ। रानी ने मना कर दिया। हाँ। और वो मर्दों की तरह कपड़े पहनकर, कवच पहनकर मैदान में उतरी, आखिरी दम तक लड़ी और शहीद हुई। वो हिम्मत की मिसाल बन गई। वाकई। और तात्या टोपे, उनके बारे में क्या है? तात्या टोपे एक बहुत ही काबिल सेनापति, नाना साहब के साथ थे,
कानपुर में लड़े। उनकी खास बात यह थी कि जब बड़े बड़े केंद्र हारने लगे तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मध्य भारत के जंगलों में छिपकर गुरिल्ला लड़ाई जारी रखी। अंग्रेजों को बहुत परेशान किया उन्होंने। गुरिल्ला युद्ध। और नाना साहब और बेगम हजरत महल? हाँ, नाना साहब वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन रोक दी थी। वो भी अपमानित महसूस कर रहे थे। तो वो कानपुर में विद्रोह के नेता बने। बहुत जोरदार टक्कर दी उन्होंने वहां। और बेगम हजरत महल? लखनऊ में। जी, बेगम हजरत महल अवध की। उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को तो अंग्रेजों ने हटाकर कलकत्ता भेज दिया था, अवध पर कब्जा कर लिया था। तो बेगम ने लखनऊ में कमान संभाली। न सिर्फ खुद लड़ी बल्कि अपनी रियाया को, अपनी प्रजा को भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। ये स्रोत भी इस बात को बताता है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे इतने अलग अलग लोग, राजा, रानी, सिपाही, आम लोग एक विचार के लिए लड़े। स्वराज, स्रोत में भी ये शब्द आता है। बिल्कुल, स्वराज, अपना राज, अंग्रेजों से आजादी, यही वो धागा था जिसने इन सबको जोड़ा। वजहें भले ही अलग अलग हों, किसी की जमीन, किसी की पेंशन, किसी का धर्म, हाँ, लेकिन मंजिल एक थी, स्वराज। लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी कुर्बानियों के बाद भी ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हो पाया? अंग्रेज इसे दबाने में कैसे सफल हुए? स्रोत क्या वजह बताता है? हाँ, ये सवाल तो आता है। देखिए, कई कारण थे। पहला तो सीधा सीधा अंग्रेजों के हथियार बेहतर थे, नए थे। अच्छा। दूसरा, उनकी फौज ज्यादा मुनज्जम थी, डिसिप्लिन थी। उनके पास एक सेंट्रल कमांड थी जो प्लानिंग करती थी, हुक्म देती थी। विद्रोहियों में अक्सर इस तालमेल की कमी थी। अलग अलग नेता अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे, एक साथ मिलकर बड़ी रणनीति नहीं बन पाती थी। और कम्युनिकेशन, मतलब खबरें भेजना वगैरह? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क था। अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था, वो बिजली की तेजी से खबरें इधर से उधर भेज सकते थे, अपनी फौज को कोऑर्डिनेट कर सकते थे। जबकि विद्रोहियों के पास ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो तो घोड़ों पर या पैदल ही खबरें भेजते थे। फिर ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत, पंजाब, ये बड़े हिस्से अलग रहे, बल्कि कई जगह तो स्थानीय राजाओं और सिपाहियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, ये भी हुआ? जी हाँ, बहुत से राजे रजवाड़ों ने भी अंग्रेजों की मदद की। तो विद्रोहियों की ताकत बढ़ गई, उनके पास साधन भी कम थे। और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने सब जगह कब्जा कर लिया। अंत कैसे हुआ इसका? हाँ, 1858 तक आते आते अंग्रेजों ने बहुत बड़ी फौज लगाकर और काफी सख्ती से इस विद्रोह को कुचल दिया। दिल्ली पर तो सितंबर 1857 में ही वापस कब्जा हो गया था। वहां बहुत खून खराबा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, जैसा हमने कहा, जून 1858 में शहीद हुई। बहादुर शाह जफर पकड़े गए, उन्हें रंगून भेज दिया गया, वहीं उनकी मौत हुई। रंगून बर्मा में, हाँ, आज का म्यांमार। तात्या टोपे को भी बाद में 1859 में धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई। तो एक एक करके सब बड़े नेता या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। विद्रोह खत्म हो गया। तो नतीजा तो हार ही रहा, पर क्या इसका कोई असर नहीं हुआ? मतलब क्या ये सब बेकार गया? स्रोत क्या कहता है इसके असर के बारे में? नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं गया। असल में ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। सबसे बड़ा, सबसे सीधा असर तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा, कंपनी खत्म कर दी? हाँ, ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये कंपनी ठीक से राज नहीं चला पा रही, इसी की वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ। तो करीब 100 साल से जो कंपनी राज कर रही थी उसे हटा दिया गया। तो फिर सत्ता किसके हाथ में गई? सीधे ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। 1858 में एक कानून पास हुआ और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और यहाँ शासन चलाने के लिए वाइसराय बनाया गया, जो सीधे लंदन में सरकार को जवाब देता था। और वो महारानी विक्टोरिया की घोषणा, 1858 की घोषणा, उसका क्या जिक्र है? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी की तरफ से एक ऐलान किया गया, क्वींस प्रोक्लेमेशन। इसमें कहा गया कि अब अंग्रेज सरकार भारतीय राजाओं के अधिकार छीनेगी नहीं, उनका सम्मान करेगी और राज्य नहीं हड़पेगी। अच्छा। ये भी वादा किया कि भारतीयों के साथ धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, काबिलियत देखकर सरकारी नौकरी मिलेगी, उनके धर्म रिवाजों का सम्मान होगा। कोशिश थी कि विद्रोह के बाद लोगों का, खासकर राजाओं का भरोसा जीता जाए। लेकिन क्या ये वादे निभाए गए? स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? क्या जमीन पर कुछ बदला? देखिए, यहीं पर थोड़ी पेचीदगी है। स्रोत इशारा करता है कि वादे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन असल में अंग्रेजी पकड़ कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गई। अच्छा, कैसे? उन्होंने अपनी फौज और बढ़ाई, सेना को दोबारा इस तरह बनाया कि उसमें अंग्रेज सैनिक ज्यादा हों,
तोपखाना वगैरह पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा, भारतीयों को बड़े पदों से दूरी रखा गया और वो बांटो और राज करो वाली नीति, हाँ, डिवाइड एंड रूल, उसे और बढ़ावा दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शक पैदा करने की कोशिश हुई। तो कहने और करने में फर्क तो था। तो फिर अगर फौरी तौर पर कामयाबी नहीं मिली, अंग्रेजी राज और मजबूत हो गया, तो इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा योगदान क्या था? ये विश्लेषण किस बात पर जोर देता है? सबसे बड़ा और शायद सबसे टिकाऊ योगदान जो इस विश्लेषण से लगता है वो ये था कि 1857 ने आने वाली पीढ़ियों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरणा दी। इसने लोगों के मन में ये बात डाली कि अंग्रेजी हुकूमत को हराया जा सकता है, उसे चुनौती दी जा सकती है। तिलक हों, लाला लाजपत राय हों, भगत सिंह, बोस, गांधी जी, सब ने 1857 के शहीदों से प्रेरणा ली। वो स्वराज का लारा और बुलंद हुआ। और एक और बड़ी बात जो ये स्रोत सामने लाता है वो ये कि ये शायद पहला मौका था जब भारत के इतने अलग अलग हिस्से, धर्म, जाति, वर्ग के लोग एक दुश्मन के खिलाफ एक मकसद के लिए इतने बड़े पैमाने पर साथ लड़े। हाँ, ये एकता वाली बात। जी, भले ही ये एकता पूरी तरह कामयाब ना हुई हो या बाद में टूट गई हो, लेकिन यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद का बीज पड़ा। लोगों में पहली बार ये भावना इतने जोर से आई कि हम सिर्फ मराठा या राजपूत या अवध के रहने वाले या हिंदू या मुसलमान नहीं, हम पहले भारतीय हैं और हमारा दुश्मन एक है। ये पूरी तरह से बना हुआ राष्ट्रवाद शायद ना हो, पर शुरुआत यहीं से हुई। तो अगर हम सारी बात को समेटें, 1857 सिर्फ एक हारी हुई लड़ाई नहीं थी। जैसा ये विश्लेषण बता रहा है, ये भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आजादी की मशाल जलाई। बिल्कुल सही कहा। इसने पहली बार इतने अलग अलग लोगों को एक साथ अंग्रेजी राज के खिलाफ खड़ा किया। स्वराज की वो जो भावना थी वो पैदा की। भले ही उस वक्त अंग्रेजों को निकाल नहीं पाए, लेकिन वो नींव रखी जिस पर अगले 90 साल आजादी की लड़ाई चली। इसने ये दिखा दिया कि अगर भारतीय एक हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये वो पल था जब भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में लड़ने की कोशिश की। ये सोचने वाली बात है। एकता की वो भावना जो उस मुश्किल वक्त में इतनी कुर्बानियों से पैदा हुई थी, क्या आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है? और आज के समय में उस एकता को बनाए रखने में, उसे मजबूत करने में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।